वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें 1892 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में चर्चा करना है। ये जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, उस समय हमारे जो वाइसराय थे, कौन थे? लॉर्ड लैंसडॉन। ये लैंसडॉन की तस्वीर है। इससे पहले जो थे लॉर्ड डफरिन थे। डफरिन। तो ये डफरिन का जो कार्यकाल था वो 1888 में समाप्त हो गया था और इनका कार्यकाल 1888 से 94 तक था लॉर्ड लैंसडॉन की। इन्हीं के कार्यकाल में ये जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो है उसे पारित किया गया था। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो आपको याद होगा 1861 का जो एक्ट लाया गया था, इसमें काफ़ी सारे सुधार किए गए थे। ये जो सुधार किए गए थे तो आप याद रखिए कि जो 1861 है, अब जो समय है 1892 यानी कि 31 साल। तो इन वर्षों में काफ़ी सारे जो परिवर्तन हो रहे थे समय के साथ, तो इसीलिए सुधारों की मांग में अब तीव्रता आने लगी, क्योंकि 30 साल काफ़ी लंबा समय होता है। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीयता का भी उदय होने लगा था। इन राष्ट्रीयता के उदय कई सारे कारण थे, जैसे कि विश्वविद्यालयों का खुलना, जैसे कि 1858 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो विश्वविद्यालय खोले गए थे। इनकी ये जो क्षेत्र थे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, तो यहाँ पर जो देश के विभिन्न क्षेत्रों के युवा छात्र यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे, एक साथ पढ़ने लगे। तो उन्होंने देखा कि जो हमारे भारत है उनका दुर्दशा है, उसका एकमात्र कारण कौन है? कि हम गुलाम हैं। किसके? ब्रिटेन के। तो उन्होंने अपने राष्ट्र के बारे में एक साथ मिलकर चर्चा की कि इससे किस प्रकार से हमें बाहर निकलना है। दूसरा जो है समाचार पत्रों का विकास। अब ये देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि मद्रास है, यहाँ पर ब्रिटेन के द्वारा भारतीय लोगों पर दुर्व्यवहार किया गया। इसकी खबरें कहाँ छपी? यहाँ कलकत्ता भी छपी, बम्बई भी छपी। तो यहाँ पर एक प्रकार से भावना उत्पन्न हुई कि हमारे लोगों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि पहले दूरियां काफ़ी अधिक थी तो लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन समाचार पत्रों के विकास से नज़दीक आने लगे लोग। इसके अलावा विश्वविद्यालय से भी नज़दीक आने लगे। तीसरा जो राष्ट्रीयता के उदय में मुख्य कारण था कि आईसीएस परीक्षा। इसमें क्या हुआ कि भारत और ब्रिटेन दोनों के लोग यहाँ पर शामिल होने लगे। अब देखिए, एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों एग्जाम दे रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो ब्रिटेन है वह स्वतंत्रता की ज़िंदगी जी रहा है और हम जो है गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये जो आईसीएस में जो पास होते थे, जैसे कि सुनील बनर्जी, तो उन्हें लगा कि ये जो हमारा भारत है वो गुलाम है, इसलिए हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। तो उनमें अब राष्ट्रीय चेतना का उदय होने लगा और ये बातें अब सबको बताने भी लगे। इसके अलावा 1885 में कांग्रेस का भी जन्म हो गया था, क्यों? और ये जो कांग्रेस है उसका उद्देश्य था कि लोकमत जो है उसको धीरे धीरे क्या करना? सक्रिय करना है। उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उनके द्वारा एक समिति का गठन किया गया। ये जो समिति है इसका गठन करने का एकमात्र उद्देश्य क्या था कि जो भारतीयों में जो चेतना उत्पन्न हो रहा था राष्ट्रीयता का, उसे धीरे धीरे समाप्त करना है। तो उसमें जो राष्ट्रीय चेतना का उदय हो रहा था, इससे क्या होता कि वो जनता में एक विश्वास पैदा कर रहे थे कि हम एक भारत के लोग हैं, है ना। तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा समिति का गठन किया गया। तो इसमें समिति ने सुझाव दिया कि जो ये लोग हो रहे हैं तो जनता में जो विश्वास पैदा कर रहे थे, इनको ऐसा किया जाए कि इस परिषद में शामिल किया जाए। इनकी जो परिषद बनाई गई थी 1861 में, जो आपने देखा था परिषद, तो उसमें क्यों ना इनको भी शामिल कर लिया जाए, ताकि ये हमेशा जो है ब्रिटेन के नीचे रहें और भारत के बारे में सोचे, लेकिन वो ब्रिटेन को ऊपर रखकर। तो इसीलिए 1890 में यहाँ पर इंग्लैंड में एक रूढ़िवादी दल की सरकार थी और ये जो समिति थी यानी कि लॉर्ड डफरिन के समय, इसने ब्रिटेन में सूचना भेजी कि परिषद में कुछ लोगों को शामिल किया जाए। उस समय भारत के जो सचिव थे लॉर्ड क्रॉस थे। तो इनके सुझाव पर ही ये जो रूढ़िवादी दल की सरकार थी यानी कंजर्वेटिव की, तो इसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक बिल प्रस्तुत किया और ये जब बिल पारित हुआ तो यही 1892 का भारत परिषद अधिनियम के रूप में पारित हुआ। तो चलिए देखते हैं इसके जो मुख्य प्रावधान है उसके बारे में। इसका जो मुख्य प्रावधान है, पहला कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या। याद कीजिए 1861 में हमने पढ़ा था कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो पहली बार जोड़ा गया था कितना था? न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। इसे अब वृद्धि कर दिया गया, इसे बढ़ा करके न्यूनतम 10 कर दिया गया 6 से और अधिकतम 16 कर दिया गया किससे? 12 से। इसमें जो मनोनयन, इनकी इन जो अतिरिक्त सदस्यों का जो मनोनयन था उससे जो संबंधित नियम बनाने थे वह जिम्मेदारी दी गई भारत सचिव को। और परिषद में कम से कम 40% लोग जो है गैर सरकारी, पिछले में देखा था कि आधे सदस्य होने चाहिए कितने? गैर सरकारी, लेकिन यहाँ पर अनिवार्य रूप से कर दिया है कि कम से कम 40% लोग जो है वे गैर सरकारी होने ही चाहिए और इनका चुनाव और मनोनयन दोनों हो। लेकिन आगे हम देखेंगे ये चुनाव नहीं बल्कि मनोनयन ही होता था। किस प्रकार से इसमें चुनाव का जो प्रावधान किया गया था, बल्कि मनोनयन ही किया जाता था। तो
तो यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर 40% लोग क्या होता है गैर सरकारी हैं और इनका चुनाव और मनोनयन दोनों हो, यानी कि चुनाव के सिद्धांत को सीमित रूप से ही इस 1892 के एक्ट में स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा जो विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र है उसमें भी वृद्धि की गई, यानी कि जो विधानमंडल बनाए गए थे उसके जो सदस्य थे उनके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई थी। हमने देखा था कि जो विधानमंडल बनाए गए थे उसमें सदस्यों को केवल कानून बनाना था। याद कीजिए कि 1861 में क्या था कि केवल इनको कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन चूंकि अब समय था, सुधारों की मांग तीव्र होती थी, तो इसमें देखिए प्रावधान क्या किया गया कि जो सदन में प्रस्तुत वित्तीय विवरण यानी कि जो बजट प्रस्तुत होता था उस पर अब विचार प्रकट करने का अधिकार इनको दिया गया। यानी कि पहले ये तो प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे, लेकिन अब तो यहाँ पर विचार भी प्रकट कर सकते हैं। कौन? ये विधानमंडल के सदस्य। लेकिन उस समय इनको सिर्फ क्या था, केवल और केवल आपको कानून बनाना है, इसमें इनको कोई अधिकार नहीं था कि कोई प्रश्न पूछ सके। लेकिन यहाँ पर जैसे कि सदन में जो वित्तीय विवरण यानी कि जो बजट होते हैं उन पर विचार प्रकट करने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी इनको मत का अधिकार नहीं दिया गया। इनकी आप वोटिंग अभी नहीं कर सकते हैं, या धीरे धीरे मिलकर इनको मिलेगा, आगे हम देखेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक हितों के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। यह भी एक प्रकार से वृद्धि है, क्योंकि 1861 में आपने देखा था कि किसी भी प्रकार का जो प्रश्न है वह पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पर 6 दिन पहले की सूचना देकर के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इन विधानमंडल के सदस्यों को यह अधिकार दिया गया था। इसके अलावा जो प्रांतीय विधानमंडल थे जैसे कि बम्बई, मद्रास, बंगाल और कौन थे, आधुनिक उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उसके भी जो सदस्यों की संख्या थी यानी कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या उसमें भी वृद्धि की गई। जैसे कि देखिए ये जो बम्बई, मद्रास और बंगाल था उसमें जो न्यूनतम संख्या जो है 8 और अधिकतम 20 की गई, जबकि जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत वाला क्षेत्र है यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में उसमें न्यूनतम की तो बात नहीं की गई, लेकिन अधिकतम संख्या यहाँ 15 की गई। और क्षेत्रों के लिए कितनी थी? 20, लेकिन यहाँ 15 की गई। इसके अलावा जो प्रांतीय मंडलों को कार्यकारी से भी प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, यानी जो एग्जीक्यूटिव होते थे अपने स्तर के, जैसे गवर्नर हो गए प्रांतीय मंडल के, तो वहाँ पर इनसे प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रांतों को भी अब कुछ ना कुछ यहाँ पर अधिकार दी जाने लगी 1892 के द्वारा, और इन्हें भी 5 दिन की सूचना देकर के सरकारी नीतियों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अभी आपने देखा जो केंद्रीय विधानमंडल थे उसमें 6 दिन की सूचना, लेकिन ये जो प्रांतीय विधानमंडल थे इनमें 5 दिन की सूचना देकर सरकारी नीतियों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। किंतु इसमें भी कुछ जो त्रुटियां थी, जैसे कि इनके जो प्रश्न पूछे जाते थे तो प्रश्न पूछने पर इनको उत्तर मिलेगा ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर देने के लिए जो गवर्नर थे, वायसराय थे, वह बाध्य नहीं थे। यहाँ पर ये जो निर्वाचन पद्धति है उसके बारे में हम अलग से यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि अभी जो प्रावधान थे उसकी चर्चा कर लगी है। तो अब इसमें जो निर्वाचन किस प्रकार से किए जाते थे उसके बारे में हम देखेंगे। अपने 1861 में देखा था किस प्रकार से जो 5 गैर सरकारी सदस्य होते थे इन एग्जीक्यूटिव में, यानी कि केंद्रीय विधानमंडल में अधिकारियों के अतिरिक्त 5 गैर सरकारी जो सदस्य होते थे, तो उनका जो चुनाव होता था दरअसल एक प्रकार से मनोनयन था। इनका 4 प्रांतों से, 4 प्रांत कौन कौन बताइए? बम्बई, मद्रास, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये जो 4 क्षेत्र थे उनके गैर सरकारी सदस्य यानी कि जो अतिरिक्त सदस्य चुने जाते थे। इसके अलावा कोलकाता वाणिज्य मंडल के द्वारा इनका चयन किया जाता था इन 5 गैर सरकारी सदस्यों केंद्रीय विधानमंडल में। इसी प्रकार से प्रांतीय जो मंडल होते थे इसमें सदस्यों का चयन अथवा मनोनयन नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल के द्वारा किया जाता था। यानी आप देख चुके हैं कि जो निर्वाचन की जो पद्धति थी यह क्या थी, एक प्रकार से इनडायरेक्ट थी, अप्रत्यक्ष थी। इसलिए इन निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी गई, न कि निर्वाचित की संज्ञा दी गई। इसलिए हमने शुरू में बोला था कि इनका चुनाव नहीं बल्कि मनोनयन किया जाता था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी रूप से लोग नहीं भाग ले रहे हैं, बल्कि जो पहले से चुने हुए लोग हैं वही भाग ले रहे हैं। तो एक प्रकार से इनडायरेक्ट हो गया ना, क्योंकि इसमें एकत्रित सदस्यों द्वारा नामों की सिफारिश गवर्नर जनरल अथवा वायसराय को भेजनी पड़ती थी। एक तो पहले हो गया कि ये एक प्रकार से जनता नहीं है इसमें, है ना, और जो पहले से चुने हुए लोग जैसे कि यहाँ पर देखिए गैर सरकारी सदस्य, इसके अलावा नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के जो सदस्य होते थे ये, अब ये जो है नामों की सिफारिश करते थे कहाँ, गवर्नर, वायसराय आदि को, और वे इस पर निर्णय लेते थे। तो एक प्रकार से यह चुनाव नहीं बल्कि एक प्रकार से यह मनोनयन हो गया। इसका मूल्यांकन करें तो
भले ही यह एक प्रकार से शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें कई कई सारे जो है बदलाव थे वे किए जाने लगे। जैसे कि यह सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम था। आपने देखा किस प्रकार से इसमें अब यहाँ पर अन्य लोगों को भी शामिल, जैसे कि 6 से यहाँ पर 10 कर दिया गया, 12 से 16 कर दिया गया, है ना। तो इस प्रकार सदस्यों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसके अलावा सदस्य अब प्रश्न भी पूछ सकते थे, यानी कि कार्यकारी से जो है सूचना अब प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा विचार प्रकट करने का भी अधिकार दे दिया गया, इनके सुझाव भी अब ये दे सकते थे। इसमें देश के प्रगतिशील लोग जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, सूर्यनारायण बनर्जी, रास बिहारी बोस, आशुतोष मुखर्जी आदि जो है विधानमंडल में ये प्रवेश करने लगे। इसके अलावा प्रतिनिधि सभा जो है उसका भी आरंभ आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ में हमारे जो प्रतिनिधि जैसे कि ये सब जो व्यक्ति हैं प्रगतिशील लोग हैं ये अब शामिल हो गए, तो ये हमारे प्रतिनिधित्व करने लगे। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि जो प्रतिनिधि सभा है उसका आरंभ 1892 से हो चुका था। इसमें कुछ जो त्रुटियाँ थी उसे देखते हैं। ये जो निर्वाचन पद्धति थी काफ़ी पेचीदा थी, है ना। इसमें कई सारे लोग भाग नहीं लगते थे, बल्कि इसमें क्या होता था कि जो सदस्य पहले से बन चुके हैं वही इसमें चुनाव भागते थे, उसके बाद वायसराय के पास हो जाता, उसके बाद इनका मनोनयन होता था। तो काफ़ी लंबी पद्धति होती थी इसमें। इसमें मंडलों की जो शक्तियाँ थी अभी भी सीमित थी, इनमें अभी भी गवर्नर के अंतर्गत ही रखा गया था, क्योंकि अभी भी जो कानून बनाते थे उनको वायसराय से अनुमति लेनी होती थी। इसके अलावा सदस्य जो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, यानी कि प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते थे यानी कि एक ही विषय से संबंधित अन्य जो प्रश्न तो उससे ये नहीं पूछ सकते थे। इसके अलावा प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य भी नहीं थे। तो ये कुछ इसमें त्रुटियाँ थी, लेकिन निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि इसमें संसदीय जो उत्तरदायी सरकार है उसका आरंभ करने का मार्ग अवश्य प्रस्तुत कर दिया गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।